सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का जो हाल ही में पेपर हुआ है सिलेबस 2022 का, उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। राइट तो इस सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 में हम 30 मार्क्स का पेपर और सॉल्व करेंगे जिसमें मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद जो पार्ट 3 होगा उसमें हम थ्योरेटिकल जो कंटेंट है वो कवर करेंगे। तो 3 पार्ट में मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको ये और बाकी सब्जेक्ट के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो भी मिल जाए। इससे पहले कि मैं ये पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। हाल ही में इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमने कॉस्ट ऑडिट के प्रिपरेशन के लिए एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें अप्रोक्स 130 क्वेश्चंस हमने डाले थे और 13 टेस्ट बनाए थे 10-10 क्वेश्चन के। 13 टेस्ट फॉर 10-10 क्वेश्चंस के हमने बनाए थे, और वो हमने ओनली एक नॉमिनल प्राइस पे 100 रुपीज में सोल्ड आउट किया था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो 15 क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं उसमें से 14 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर थे। मतलब हमारे 130 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन यहाँ पे मैच हुए हैं। राइट तो अगर आपका कोई फ्रेंड अगर कर रहा हो तो आप इस कोर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सिलेबस 2022 दिसंबर 2023 का पेपर। ओके तो ये आपके सामने पेपर है। आइए, सबसे पहले एक बहुत बड़ा डाउट जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में इस बार आ रहा है कि सर फाइनल में अब तक जो पेपर आता था उसमें एमसीक्यू के जस्टिफिकेशन देने होते थे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था और उसमें जस्टिफिकेशन भी देना होता था। पर इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि यहां पे जस्टिफिकेशन को लेके कोई भी जानकारी नहीं दी कि जस्टिफिकेशन देना है या नहीं देना है। राइट अगर आप जून 23 का पेपर देखेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन देना है। 1 मार्क जो है वो सही आंसर का है और 1 मार्क जो है वो जस्टिफिकेशन का है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं लिखा, इस बार लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, बस इतना ही लिखा है। तो हम ये मान के चलते हैं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको जस्टिफिकेशन देने की नीड नहीं है। राइट आइए, तो कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस। सर हमने तो लिख दिया। अच्छा हाँ, एक और है कि सर हमने तो लिख दिया। कोई बात नहीं, आपने लिख दिया तो कोई नुकसान नहीं है, पर आपने नहीं लिखा तो भी कोई नुकसान नहीं है। दोनों ही चीज में आप विन विन सिचुएशन में है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट ऑडिट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑडिट 1965 में इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, और जो इंडस्ट्री थी वो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री थी। सीमेंट इंडस्ट्री पे फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर। हम जानते हैं कि रेगुलेटेड सेक्टर्स में 6 सेक्टर्स कवर होते थे। ठीक है, उन 6 सेक्टर में क्या क्या था? तो हमने कहा सर पावर एंड पेट्रोलियम था उसमें। ठीक है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन था, इलेक्ट्रिसिटी था, फर्टिलाइजर था, शुगर फॉर इंडस्ट्रियल एल्कोहल था, और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स थे। ये 6 आइटम थे। तो इनमें से थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया कि आप जो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना मतलब जो होता है ना हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, वो ट्रांसमिशन हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई करना। तो क्या इसमें आएगा? तो हम कहते हैं सर इसमें सब कुछ आएगा। तो आंसर इज डी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, चाहे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, चाहे आप सप्लाई कर रहे हैं, तीनों ही एक्टिविटी रेगुलेटेड सेक्टर में कवर होती है। राइट ओके, नेक्स्ट आ जाइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एवरी कॉस्ट ऑडिटर
who conduct an audit of the cost records of the company shall submit the cost audit report in form। मतलब कि cost audit report कौन से फॉर्म में सबमिट होती है। तो देखिए CRA 1 जो है ये cost records के लिए है, CRA 2 जो है इंटीमेशन के लिए है, CRA 3 जो है ये cost audit report के लिए है, ठीक है, और CRA 4 जो है ये cost audit report प्लस एक्सप्लेनेशन देने के लिए है। तो यहां पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा सी, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए CRA 3 फॉर्म यूज होता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब हम कॉस्ट ऑडिटर को डिफाइन करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उसको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। देखिए हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑडिटर से, ऑडिट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो सेक्शन 148 में है। कैसे, आप समझिए। कंपनी एक्ट को बहुत अच्छे से डिजाइन किया कि 139 से लेके 147 तक कंपनी ऑडिट की बात करते हैं, 148 में कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं और 204 में सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करते हैं। इस तरीके से डिफाइन किया गया। यस तो 148 इसका जवाब है। यहां तक तो स्टूडेंट को पता होगा, मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहां पे ये पता होगा कि सेक्शन 148 है। पर दिक्कत क्या हो गई कि जब इसका सबसेक्शन भी आपको पूछ लिया गया, ये गलत हो जाएंगे दोनों। अब 148 2 है या 3 है, ये वही बता पाएगा जिसने डिटेल में स्टडी की है। तो यहां पे राइट आंसर जो होगा वो होगा 148 सबसेक्शन 3 इज द राइट आंसर। तो बी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एज पर रूल 6 ऑफ CRA रूल्स 2014 जो हमने पढ़े, जिसमें टोटल 6 रूल है, उसमें रूल 6 के हिसाब से कैजुअल वैकेंसी को जो कि डेथ की वजह से हुई है उसको कितने दिन में फिल करना होता है। देखिए कैजुअल वैकेंसी चाहे डेथ से हो, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन से हो, चाहे किसी भी रीजन से हो, अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है इन पोस्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अराइजिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी उसे फिलअप करना जरूरी होता है। तो यहां पे जो सही जवाब होगा दैट विल बी 30 डेज। तो ए विल बी राइट आंसर। 30 दिन के अंदर अंदर आपको कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना है। कौन करता है सर, वो भी बता देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, बताओ, सीधा सीधा नाम पूछ लिया सर, और नाम भी पूछा तो इतना आसान। 17 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हर स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस मौजूद दिखाता है। कैसे दिखाता है सर, एक वर्ड आता है कैश डिस्काउंट, बार बार में परेशान करता है सर कैश डिस्काउंट का क्या करेंगे, और हम हर जगह हर स्टैंडर्ड में यही पढ़ाते हैं कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्यों, इट इज ए फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट को डील कौन करता है, CS 17 डील करता है। तो यहां पे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा आपका सी, विच इज इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेज, राइट। तो आंसर विल बी सी। ओके, क्यों सर, सेलिंग का कौन सा है, सेलिंग 15, डेप्रिसिएशन कौन सा है, 17 है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सा है, 18 है, राइट। तो इस तरीके से ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए सर, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच एम्प्लॉइज आर पेड और पेबल टू द एम्प्लॉय, ठीक है, एंड एम्प्लॉइज टाइम बुक्ड अगेंस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। देखो ये जो पेबल है ना, ये होता है एक्चुअल आवर्स पेड, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, एक्चुअल आवर्स पेड। और जबकि ये जो है इसको मैं बोल सकता हूं एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। तो कितने आवर्स का हमने पेमेंट किया और कितने आवर्स काम हुआ, राइट। तो सर इसका जो डिफरेंस है उसे क्या कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, ऐसा टाइम जिसमें काम नहीं हुआ पर मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल टाइम। उसे क्या कहना पड़ेगा, आइडियल टाइम, ठीक है। तो ऐसा टाइम जिसका हमें पेमेंट करना पड़ा है पर काम नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल टाइम। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके का ये हो सकता है। कौन कौन सा सर, नॉर्मल आइडियल टाइम हो सकता है और
अब नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल और अब नॉर्मल दो तरीके के ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CS7 के हिसाब से। अगर आप मॉड्यूल देखेंगे ना, तो मॉड्यूल में सिंपली सब कुछ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या ऐड नहीं होगा, राइट। तो उसी में ये पॉइंट आ रहा है। तो ऐसा, अब ध्यान देना, क्या ऐड होगा ये नहीं पूछा है आपसे कि क्या ऐड होगा, आपसे ये पूछा है कि क्या ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर लीव विथ पे, ऐसी छुट्टी जिसके लिए हमें पेमेंट करना है, तो ये तो कॉस्ट लग रही है ना हमारी, तो यस ये डेफिनेटली इंक्लूड होगा। मेडिकल बेनिफिट, जो भी हम परक्यूजिट्स वगैरह देते हैं एम्प्लॉय को, वो कॉस्ट का ही पार्ट है, तो यस ये भी ऐड होगा। कॉम्पनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड, ये ऐड नहीं होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो सही जवाब है दैट इज सी, कॉम्पनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब ईसॉप जो है ये भी एम्प्लॉय कॉस्ट का ही पार्ट है, तो यस लीव विथ पे, मेडिकल बेनिफिट और ईसॉप ये सब कॉस्ट में जुड़ेगा, पर कॉम्पनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड नहीं जुड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के एस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है। मैनेजमेंट ऑडिट का आपको बताया हुआ है कि जब हम मैनेजमेंट के लिए गए डिसीजंस की इफेक्टिवनेस जांचने के लिए ऑडिट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट, राइट। तो क्या है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट इज मेड कंपलसरी। क्या मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी है और स्टैट्यूटरी है, मतलब किसी कानून के तहत होती है, किसी लॉ में लिखा हुआ है, और कंपलसरी है? नहीं सर, ना तो कंपलसरी है ना ही लॉ में लिखा है, तो दोनों ही चीजें गलत है। मैनेजमेंट ऑडिट इज ए प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर। क्या मैनेजमेंट ऑडिट 1 साल का प्रोग्राम है? नो, आप 1 साल से ज्यादा करवाइए, कम करवाइए, कोई इशू नहीं है, तो ये गलत है। मैनेजमेंट ऑडिट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, कोई भी ऑडिट हो वो तो होनी तो जैसे इंडिपेंडेंट पर्सन के हाथ से ही चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नो टाइम लिमिट कैन बी फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट अंडर द मैनेजमेंट ऑडिट। यस, टाइम लिमिट कोई फिक्स करने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीटली वॉलेंट्री है, तो आप जब भी करवाना चाहे करवाइए, जब भी आप रिपोर्ट देने का बोलेंगे सामने वाला रिपोर्ट दे देगा, तो कोई टाइम फिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कितना भी टाइम आप ले सकते हैं, कितना भी टाइम आप ऑडिटर को अलाउ कर सकते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन क्या है, मतलब ऐसी चीज जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही नहीं। ठीक है, देखो देखने में सारी चीजें ऐसी लगती हैं, इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और कैपिटल। आज की डेट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है इन चारों में से जिसके बिना आपका ऑर्गेनाइजेशन चल जाए। ठीक है, चारों ही जरूरत है। ठीक है, ऑल 4 थिंग्स आर नेसेसरी टू रन एन बिजनेस। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए चारों जरूरी है, राइट। पर हमें बोला गया एक बैकबोन बताओ। ठीक है, तो एज पर स्टडी मटेरियल हमारा जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, हमारे पास कितना स्टॉक है, मार्केट में कितनी डिमांड है, कितने सप्लायर है, कितने कॉम्पिटिटर है, कितने कस्टमर है, इन सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, राइट। ओके, सॉरी एक अर्जेंट कॉल आ गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। अरे भाई ज्यादा इंक निकल रही है। ठीक है, 11 देख लेते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केपीआई, केपीआई का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर। क्या है, थोड़ा मैं समझा देता हूं। देखिए, हमें अगर किसी चीज को भी मेजर करना है तो उसका कुछ खास पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपकी स्टडी देखनी है, तो स्टडी देखने के लिए सिर्फ मार्क्स ही थोड़ी एक क्राइटेरिया है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, आपके हैंडराइटिंग, आपका लिखने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके मार्क्स, सब चीजें आ जाती है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक की फैक्टर होती है, जैसे हमारे यहाँ पे मार्क्स को की फैक्टर माना जाता है, राइट। तो वैसे ही अगर आपको लेबर की एफिशिएंसी जांचनी है तो क्या मेन चीज है जो आप देखेंगे, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो देखिए, प्रोडक्शन पर मशीन आवर, इससे तो मशीन की कैपेसिटी पता चलेगी ना, हमें तो लेबर की जाननी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के पर यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन किया, नहीं। प्रोडक्शन पर मैन आवर, यस, आपने
कितना इफेक्टिव प्रोडक्शन किया, वो मेन चीज है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी, प्रोडक्शन पर मैन आवर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्या होती है? कंज्यूमर सर्विस ऑडिट के अंदर हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर को सही समय पे, सही कीमत पे, सही क्वांटिटी में, सही रेट पे सही क्वालिटी का माल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मतलब कस्टमर फोकस्ड ऑडिट है ये, राइट। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, यही पूछा है, चलिए देखते हैं। आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर से कितना पैसा लेना बाकी है, नहीं, इसमें तो कंज्यूमर सर्विस का तो कोई मतलब नहीं है। प्राइस कंज्यूमर आर रेडी टू पे फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कस्टमर कितना अमाउंट पे करने को तैयार है। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, पर ये बहुत मतलब मेन एस्पेक्ट ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। अप्रेज द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर। यस, आपने कस्टमर को कितना सेटिस्फाइड किया, आपने कस्टमर को कितनी सर्विस दी, इस चीज का असेसमेंट जो है वो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट में होता है। तो अप्रेजल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर कि मैनेजमेंट ने कंज्यूमर के लिए कितना सेटिस्फेक्शन या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से फिल की। डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर, नो, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब ये इस चीज पे फोकस रहता है हमारा, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ना, कौन सा था, सी, तो मैंने सी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। फील्ड बैलेंस शीट अप्रोच, फील्ड बैलेंस शीट अप्रोच टू द ऑडिट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ, कौन से केस में फील्ड बैलेंस शीट अप्रोच अपनाई जाती है? बहुत सिंपल सा है, एक ही जगह तो पढ़ा है सामने, और वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर कलेक्टिव अर्निंग्स रेस। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन लोगों के, उन ग्रुप्स के लिए फील्ड बैलेंस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी सबके लिए तो जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिलेवेंट लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो सब फॉलो करनी होती है, उसके हिसाब से बनाई जाती है, राइट। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली, ध्यान दीजिएगा, नॉट लाइकली टू बी ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसी कौन सी चीज है जो जिसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है? ठीक है, मतलब फ्रॉड, उसकी वजह से फ्रॉड हो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा क्या है, तो वो देख लेते हैं, आइए। टैक्स इवेजन, मतलब कि टैक्स की चोरी। फेलियर टू करेक्ट नॉन वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल, कि सर टैक्स की चोरी या फिर ऐसी कमी जो हमें पता थी और हम उसको दूर नहीं कर पाए। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ कंजर्वेटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि आपने जब आपको अडॉप्शन, भाई आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चुने, तो आपने क्या किया, कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो की। ठीक है, और हाई मैनेजमेंट टर्नओवर। मैनेजमेंट टर्नओवर का मतलब है कि आपके जो मेन मैनेजमेंट के पर्सन वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे आपने कोई एमडी बना, वो 2 महीने में चला गया, कोई सीईओ बना, ऐसे मतलब जो मेन पदाधिकारी है वो बार बार में चेंज हो रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है, कौन सी चीज है नॉट लाइकली टू बी ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है? सो टैक्स चोरी तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर बिल्कुल है भाई, टैक्स चोरी आप कर रहे हो तो यस इट्स ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो हमारा ये जवाब नहीं हो सकता क्योंकि नोट पूछा है। ठीक है, कमी पता होते हुए ठीक नहीं करना, ये तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ठीक है, हाई मैनेजमेंट टर्नओवर, टर्नओवर मैनेजमेंट का मतलब बार बार लोग जा रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब मैनेजमेंट लेवल पे जो भी इंसान वहां पे आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये भी रिस्क फैक्टर है। पर जो हमने अप्रोच चुनी वो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो तो एक चॉइस है, हमें लगा कि कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल चुनने चाहिए, तो ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, कि ये किसी तरीके का फ्रॉड फैक्टर नहीं लग रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, और विच इज रिलेटेड टू पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से रिलेटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन ध्यान दीजिएगा यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या नहीं, देखो मनी लॉन्ड्रिंग कोई पर्टिकुलर एक चीज से जुड़ा हुआ नहीं है कि किसी इनकम टैक्स से जुड़ा हो, ये इनकम टैक्स से भी जुड़ा है, ये जीएसटी से भी जुड़ा है, ये करप्शन से भी जुड़ा है, जहां पे भी ये ब्लैक मनी से भी जुड़ा है, तो जहां पे भी पैसे का इलीगल लेन देन, गलत तरीके से लेन देन, इस तरीके की चीजें होती है, वहां पे पीएमएलए एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं है? पहले बात आती है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सीज करने को बिल्कुल है, अगर आप इलीगल लेन देन करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है, तो ऐसा प्रोविजन तो पीएमएलए में है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अटैच करना, ये भी है। कॉन्फिस्केशन, प्रॉपर्टी को जब्त करना, ये भी है। लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये पीएमएलए के दायरे में नहीं आता है कि आपको उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब कि चलो जी आपने क्राइम किया आपको उम्र कैद सुनाते हैं, नहीं, वो पीएमएलए का काम नहीं है, वो सिविल प्रोसीजर में आ जाता है। तो यस, यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहां पे आपका आंसर रहेगा डी। डी इज द राइट आंसर। लाइफ इंप्रिजनमेंट देना, लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिलेटेड प्रोविजन वो पीएमएलए में नहीं है, ठीक है। पीएमएलए में अब आपका वो हो जाता है कि आपने ये फ्रॉड किया है, ये क्राइम किया, वो सब साबित हो जाएगा, पर लाइफ इंप्रिजनमेंट फिर वो अलग लॉ में आ जाता है, राइट, जुडिशरी आ जाती है वो। तो ये थे आपके सेक्शन 1 के क्वेश्चंस जिसमें हमने 30 मार्क्स का पेपर कवर किया है, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट के आप पेपर सोल्व करवाना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले, ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर भी आपको मिल पाए। थैंक यू।